Hello everyone. So today's video is going to be very important and interesting क्योंकि आज जो सीक्रेट है वो मैं आपके साथ खोलने वाली हूँ कि कैसे आप राइटिंग में स्पेशली एसे में टास्क 2 में 7+ बैंड अचीव कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट गलती हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी होती है पैराफ्रेजिंग में। हमें ऐसे को फ्रेज करने में दिक्कत आती है, कई बार हम ऐसे को समझ नहीं पाते कि ऐसे है क्या, हमें करना क्या है, इसमें कैसे इसकी फ्रेजिंग करनी है। सो ऑल दोज डाउट्स आई एम गोना क्लियर इन दिस वीडियो। सो इन टू दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टास्क 2 ऑफ राइटिंग। ठीक है जी। टास्क 2 को आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 मेन हेड्स। मैंने इसको 2 मेन हेड्स में डिवाइड कर दिया है। सो जो सबसे पहला हेड है वो है ओपिनियनेटेड ऐसे का, मतलब जिसमें आपका ओपिनियन पूछा गया हो, यू आता हो जिसमें कि आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय बताइए कि आप क्या कहते हो इसके बारे में। और सेकंड होता है नॉन ओपिनियनेटेड, मतलब जिसमें आपकी राय नहीं पूछेगी, जनरल बात हो रही है कि जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके क्या कॉजेज हैं, क्या सोल्यूशन है, टीवी है उसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। सो दीज काइंड ऑफ एसेज आर नॉन ओपिनियनेटेड ऐसे। और ओपिनियनेटेड ऐसे जिसमें आपको ओपिनियन पूछा गया हो। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरी ऐसे और उसको कैसे फ्रेज करना है इन डिटेल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक ओपिनियनेटेड ऐसे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 80% ऐसे यही वाला आता है आज के एग्ज़ाम में, जिसमें होता है डिस्कस बोथ द व्यू एंड गिव योर ओन ओपिनियन। मतलब इसमें जिसमें आपके दोनों व्यूज़ पूछे जाते हैं, मतलब आपको दोनों व्यूज़ ही बताने हैं, साथ साथ में अपना पॉइंट पे डिस्कस करना है। सो लेट मी शो यू ऐसे टाइप ऑफ दिस। सो हियर इज द ऐसे। ये ऐसे क्या कह रहा है, मोस्ट पीपल बिलीव मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग अ जॉब एज इट कैन हेल्प यू गेट अ बेटर लाइफ स्टाइल। However, मतलब सेकेंड, फर्स्ट व्यू यहाँ पे खत्म हो गया, सेकेंड क्या कह रहा है, however there are some who believe it is more important to have a job you enjoy, that this is not money will lead to greater happiness and more balanced personal life. डिस्कस बोथ द व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपिनियन। तो इसमें 2 व्यूज़ हैं। एक व्यू कह रहा है कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जॉब करते हो तो आपको मनी के लिए करनी चाहिए। और दूसरा व्यू कह रहा है नो, मनी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट वी शुड डू आवर जॉब टू मेक अस फील हैप्पी एंड टू इन्जॉय। ओके, सो दिस काइंड ऑफ पैराफ्रेज में आप क्या करते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक तो हमारे दिमाग में है कि भाई 4 पैराग्राफ ही बनाने हैं, इससे ज़्यादा तो बना ही नहीं सकते। नहीं जी, इस तरीके का अगर आपको ऐसे आता है तो सबसे पहले तो आपको इंट्रो तो लिखनी ही लिखनी, सबसे आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन के बाद। आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि इंट्रो कैसे लिखनी है, इंट्रो में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ को कैसे फ्रेज करना है, कैसे उसमें पॉइंट्स ऐड करने, एवरीथिंग। बट टुडे मैं सिर्फ आपको इसका बता रही हूँ कि आपको इसको कैसे फ्रेज करना है, मतलब क्या क्या आपको ऐसे में लिखना है। ओके, सो इसके बाद आप बनाओगे BP1 बॉडी पैराग्राफ 1। BP1 में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट व्यू लिखोगे कि फर्स्ट व्यू क्या कह रहा था कि भाई पैसे के लिए नौकरी करनी है, मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन टू डू द जॉब। उसके बाद बनाओगे आप BP2। BP2 क्या कह रहा है कि नो जी, not only money is important, in fact the enjoyment, the happiness is most important to do the job. So second BP आप बनाओगे, बॉडी पैराग्राफ बनाओगे आप सेकंड व्यू पे। अब भी आ गया BP3। yes, you will make BP3। BP3 में you will write your opinion। अपना ओपिनियन किधर देना है, अगर बाकी सब कुछ 2 में ही लिखना है, 2 ही BP बनाना है, नो, इधर बनाओगे BP3। BP3 में यू विल राइट योर ओन ओपिनियन कि आप किस साइड हो, क्या जॉब सिर्फ पैसे के लिए करनी चाहिए या फिर इन्जॉयमेंट के लिए करनी चाहिए, दैट इज़ अप टू यू। ओके, सो थर्ड पैराग्राफ में आप अपना ओपिनियन लिखोगे, लास्ट में आप लिखोगे कंक्लूजन कि दिस इज़ व्हाट आई हैव कंक्लूडेड। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ द फॉर्मेट। अगर आपको इस तरीके कैसे आता है
तो आपको इस तरीके से उसको फ्रेज करना है. नेक्स्ट इज डिस्कस, नो, द नेक्स्ट इज टू what extent do you agree और disagree. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या आ गया, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक आप इसके साथ एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो. अब किस हद तक पूछा है तो मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो 50-50 भी कर सकती हूँ कि भाई मैं 50% एग्री हूँ 50% डिसएग्री हूँ. मैं चाहूँ तो 70-30 भी कर सकती हूँ कि 70% मुझे सही लग रहा है 70% मुझे गलत लग रहा है. मैं चाहूँ तो 100 भी कर सकती हूँ कि भाई मेरा तो मानना है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है और दूसरी बिल्कुल ही गलत है. टू व्हाट एक्सटेंट में इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसे भी जा सकते हो. ठीक है जी. तो आई एम गोना शो यू अ पैराग्राफ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा हो. सो हियर द क्वेश्चन इज, it is compulsory for children to attend school between the age 5 and 16. Many people are in favor of raising the age at which children must start their schooling to 6 or 7, and the age at which they are allowed to stop 17 or 18. People of the view believe it is important for young children to spend more time with their parents, while they believe teenagers would gain more from staying in the school longer. To what extent do you agree or disagree? अब इसमें क्या पूछा है, आप किस हद तक सहमत हो या असहमत हो. तो ये टॉपिक क्या कह रहा है कि क्या बच्चों को ज़्यादातर टाइम स्कूल में स्पेंड करना चाहिए या फिर बच्चों को घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए. उन्होंने एज क्राइटेरिया बताया है कि किस टाइम आप घर में ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए. दो स्कूल्स हैं कि कुछ कह रहे हैं कि घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, सम आर सेइंग नो, वन शुड स्पेंड मोर टाइम इन स्कूल. तो इसको आप कैसे फ्रेज करोगे, इसके फ्रेजिंग के लिए सबसे पहले तो इंट्रो भाई इंट्रो और कंक्लूजन तो लिखना ही लिखना है चाहे जो भी हो. उसके बाद आप बनाओगे BP1. फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें हूँ कि नहीं बच्चों को स्कूलिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट कुछ हद तक उनको घर में भी, मतलब 18 के बाद उनको ठीक है घर रहना चाहिए, या फिर उनकी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो 6 से स्टार्ट होनी चाहिए या 7 से स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि जो इनकी इनिशियल अपब्रिंगिंग है वो फैमिली कर सके. मैं हूँ कि शायद थोड़ा समय उनको ज़्यादा घर में बताना चाहिए, बट कम्पीट करने के लिए एजुकेशन इज़ मस्ट, तो उनको स्कूल जाना चाहिए. सो माई फर्स्ट इज़ कि आई एग्री दैट दे शुड गो टू स्कूल. अब आपके ऊपर है, आप एग्री भी कर सकते हो, आप डिसएग्री भी कर सकते हो. ठीक है, मैं 50-50 नहीं हूँ, मैं 70-30 हूँ. तो मैं 70-30 कैसे प्रूव करूँगी, मैं सेकंड पैराग्राफ भी आधा एग्री पर ही लिखूँगी, बट टू सम एक्सटेंट. तो मैं लिखूँगी टू सम एक्सटेंट. दिस इज इम्पॉर्टेंट, आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, टू सम एक्सटेंड. इसे लिख के मैंने क्या लिख दिया, डिसएग्री भी लिख दिया साथ में. ठीक है जी, और अपना पैराग्राफ कर दिया ख़त्म. उसके बाद लास्ट में ऑफ कोर्स कंक्लूजन लिखा मैंने, कंक्लूड कर दिया एंड आई वाइंड अप माय पैराग्राफ. गॉट इट. कि मतलब मैं एक्सटेंड थी, मैं 70% थी, तो मैंने सेकंड BP2 में भी कुछ एग्री का ही लिखा. तो फिर मैं लिखा टू सम एक्सटेंड आई डिसएग्री, मतलब कि मुझे लगता है कि वो भी सही है. ओके, तो ये आप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी जब आई एम गोइंग टू टेल यू कि पैरा बनाना कैसे है, आपने लिखना कैसे है, तो वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा. ओके, सो द थर्ड टाइप ऑफ पैराग्राफ विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसमें होता है डू यू एग्री और डिसएग्री. अब देखो इम्पॉर्टेंट है ये, इधर डू यू एग्री और डिसएग्री पूछा लिखा है, और इधर लिखा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, किस हद तक आप एग्री करते हो डिसएग्री करते हो. और यहाँ पर तो हद तो पूछी नहीं है, एक ही पूछा गया है, या तो एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे. ठीक है जी. तो अगर आपसे ऐसा पूछा गया कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो, या फिर क्वेश्चन आता है डज दिस हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट. कि
किसी चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आपको ये दोनों तरीके के पैसे जाते हैं तो पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, आप अगर एग्री हो तो आप एग्री ही होगे। अगर आपको लग रहा है कि पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव पर ही जाओगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पर ही जाओगे। ये नहीं है कि आप आधा पैराग्राफ पॉजिटिव का बना दो और आधा नेगेटिव का, नो, दैट विल बी रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है आपको, इंट्रो में सबसे पहले, क्योंकि आपका जो इम्पॉर्टेंट होता है टास्क कंप्लीशमेंट, उसमें अगर आप ऐसे इसको सही से फ्रेज नहीं करते पैरा को तो आपके मार्क डिडक्ट हो जाते हैं वहाँ पे। तो आप बोलते हो कि मैंने तो अच्छा अटैम्प्ट किया था, सब कुछ अच्छा था, फिर मार्क्स क्यों नहीं आए। ओके, उसके बाद आप BP1 लिखोगे। BP1 में फॉर एग्जाम्पल आई एम एग्री, तो मैंने एग्री लिखा, ठीक है। या फिर मैं बोल रही हूँ कि इसका तो जी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो मैं BP1 में पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख के चल रही हूँ। तो ऊपर से उसको समझ में आ गया मेरी इंट्रो से कि मैं अभी पॉजिटिव साइड हूँ या एग्री की साइड हूँ, तो मैंने एग्री लिख दिया, ऊपर लिख दिया। फिर BP2 में आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई ओपिनियन कि अब मैं सडनली डिसएग्री होगी, नो, माई BP2 वुड बी सेम, इट विल बी एग्री एंड पॉजिटिव, और वाइजा वर्सा, मतलब आप डिसएग्री या फिर नेगेटिव भी हो सकते हो, ये आपके ऊपर है, पैराग्राफ के ऊपर है, ठीक है। लेट मी शो यू द वन। सो हियर इट इज, student in schools should learn practical skills like car maintenance and managing a bank account in addition to academic subject. Do you agree or disagree? या फिर इसमें लिखा हो सकता है does it has positive impact or negative impact। तो अब ये नहीं कह सकते ना जी दोनों इकट्ठे करा लो, ऐसे नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि या तो एग्री ही करोगे कि हाँ जी उसको करना चाहिए साथ में, या फिर बोलोगे नहीं नहीं उनके लिए सही नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए, इधर येस और नो, ठीक है। यू कांट बी लाइक टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब 70-30 नहीं करना इधर, दोनों ही पैराग्राफ चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो या एग्री डिसएग्री हो, आप दोनों ही BP1 एंड BP2 वुड बी सेम, इधर ऑफ एग्री और डिसएग्री और पॉजिटिव और नेगेटिव। देन ऑफ कोर्स वी विल कंक्लूड, हम लास्ट में क्या लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है जी। एंड उसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ ऐसे होता है, does advantage outweigh disadvantage। ये सेम टू व्हाट एक्सटेंट वाला है कि मतलब एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज ज़्यादा है। अब ये भी आप कर रहे हैं कि एडवांटेज ज़्यादा लिखें या डिसएडवांटेज, यहाँ पे भी सेम। आपको लगता है कि भाई 50-50 है, भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, तो भी आपके ऊपर है। आप चाहो तो 70-30 भी कर सकते हो कि 70% एडवांटेज है, अभी 30% डिसएडवांटेज। आप चाहो तो 80-20 भी कर सकते हो, आपकी ओपिनियन है। मतलब यहाँ पे आपकी जो पैराफ्रेजिंग होएगी, आपका जो बनेगा वो फिर से इंट्रो, देन योर BP1, सपोज इफ़ आई एम सेइंग एडवांटेज इज़ मोर, तो एडवांटेज को मैं लिख दूँगी, ठीक है। BP2 में भी मैं लिख दूँगी एडवांटेज ही ज़्यादा है भाई, ठीक है। बट मुझे लग रहा है फिर से टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं इट हैज़ सम डिसएडवांटेज एज वेल, तो मैं क्या लिखूँगी, कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ओके जी। सो सेम, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, कंक्लूजन, वी विल रीच टू अ कंक्लूजन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट ओपिनियनेटेड एसेस, कि ओपिनियनेटेड ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है जी। जिसमें मोस्टली कन्फ्यूज़न कहाँ पे हो जाती है, जब हम समझ ही नहीं पाते कि हमें दोनों के कुछ क्वेश्चन कोई भी हो, हम उठा के लिख देते हैं कि भाई एक में एग्री लिख दिया, एक में डिसएग्री लिख दिया, डजेंट मैटर कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। नो, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, इसीलिए हमारे मार्क्स में डिडक्शन हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे यू शुड अटेम्प्ट योर essay part. Now let's just discuss non-opinionated essays. So non-opinionated में सबसे important है discuss advantage and disadvantage, ठीक है जी। आपसे पूछेगी एडवांटेज बता दो और डिसएडवांटेज बता दो, और नहीं एंड डिसएडवांटेज बता दो।
सिंपल सी बात है. फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न है, टेलीविज़न की आपसे पूछ रहे हैं कि टेलीविज़न की एडवांटेज भी बता दो, डिसएडवांटेज भी बता दो. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑफ कोर्स इंट्रो. इंट्रो के बाद BP1 बनेगी हमारी एडवांटेज का, BP2 बन जाएगा डिसएडवांटेज का. ठीक है जी. देन वी विल कंक्लूड एंड topic close. The next one would be what are the causes. अब cause है तो effect तो ज़रूर होगा. तो causes क्या हैं और effect क्या होता है. For example, pollution is rising. pollution का cause क्या है and उसका effect क्या होगा. So how you will write? इंट्रो. BP1 में हमेशा आप पहले कोज लिखोगे, ऐसे नहीं पहले इफेक्ट लिख दो. नो, यू विल राइट ऑलवेज कोज फर्स्ट. और BP2 में इफेक्ट. देखिए मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट में कि कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना है. अगर कोज इफेक्ट वाला ऐसे है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है. ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाला तो उसको कैसे इफेक्ट करना है. ओके. कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू. सो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट. नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम. लाइक व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड गिव सॉल्यूशन. ओके, कि क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं. तो उसके लिए भी सेम. फर्स्ट यू विल राइट इंट्रोडक्शन, देन BP1 विल कंपाइल ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप उसमें लिखोगे प्रॉब्लम्स, पहले प्रॉब्लम्स, उसके बाद BP2 में आप लिखोगे सोल्यूशन कि उसका ये सोल्यूशन है. देखिए इसमें आपने अपना तो नहीं ओपिनियन तो नहीं दिया कि मेरे हिसाब से जी ये प्रॉब्लम्स है. नहीं, प्रॉब्लम है तो है. पोल्यूशन से प्रॉब्लम ये हो रही है तो हो ही रही है. उसके बाद कंक्लूजन, लास्ट में आपको उसको कंक्लूड कर देना है. ओके. एंड द लास्ट पैराग्राफ इज डायरेक्ट क्वेश्चन. कई बार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कुछ नहीं दिया होता एडवांटेज ये वो, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया होता है और आपको बोलते हैं एक्सप्लेन कर दो जी इसको बस. तो आई एम गोना शो यू दैट काइंड ऑफ एसे. मैं बताती हूँ उसको एक्सप्लेन कैसे करना है. जी क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट देन physical activity should be introduced in school children on regular basis. Explain what kind of sports are most useful. तो इसमें क्या बोला गया है कि क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और कौन सी तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. तो इसमें आप क्या करोगे इस काइंड ऑफ में. देखिए अगर आपका टास्क आपको कंप्लीट करना है तो आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है. डजेंट मैटर कि वो कैसा है. अगर आप हर एक क्वेश्चन को आंसर नहीं करोगे आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा. सो हियर द क्वेश्चन इज डायरेक्ट में आपको सबसे पहले इंट्रो लिखोगे, उसके बाद BP1 में लिखोगे कि हाँ जी मुझे लग रहा है येस और नो. मैं नो भी हो सकती हूँ कि स्पोर्ट्स इंक्लूड होनी चाहिए और इस बच्चों को और भी ज़्यादा स्पोर्ट्स करनी चाहिए. और BP2 में आई विल डिस्कस की टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स की, जैसे कि फुटबॉल होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए या स्विमिंग होनी चाहिए या बैडमिंटन या सो ऑन. तो वो सारे आप उसमें डिस्कस करोगे एंड देन यू विल कंक्लूड. अगर आपको सिर्फ काइंड पूछे तो लास्ट में काइंड पूछे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काइंड लिख के दोनों BPs में और बोल दोगे कि हाँ जी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया. नो, दैट विल बी रॉन्ग. आपका टास्क अकम्प्लिश ही नहीं होगा और आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं. सो दिस इज़ द मेन फॉर्मेट. आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है. अगर आप ऐसे ही अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे इन दिस वे यू आर श्योरली गोना गेट गुड मार्क्स. आई एम गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज़. हर एक टाइप ऑफ ऐसे को मैं डीपली डिस्कस करूँगी कि अगर ऐसे आता है तो उसको कैसे हमें डिस्कस करना है, कैसे हमने उसको लिखना है, विच वर्डिंग वी शुड यूज़. एंड आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंट वीडियो कि कैसे एक्चुअली में राइटिंग की मार्किंग होती है, हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं और हमारे जो मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं. हर एक वीडियो को मैं सेपरेटली डिस्कस करने वाली हूँ. सो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड
जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, बिकॉज आई एम श्योरली गोना रिप्लाई और आपकी हर एक प्रॉब्लम, हर एक क्वेरी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच.